गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। इससे पहले जो हमने बात की वो की थी अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की विशेषताएं। अरस्तु के अनुसार समाज में नागरिक कौन कौन होगा। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के अनुसार नागरिकता के गुण क्या है, एक अच्छा व्यक्ति नागरिक कौन होगा। अरस्तु ने उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने यही कहा है कि जो श्रेष्ठ नागरिक है, यानी जो राज्य की विधि निर्माण का पालन करता है, न्याय प्रशासन में हिस्सा लेता है, जो व्यवस्थाओं का पालन करता है, अरस्तु के अनुसार वही जो व्यक्ति सद्गुणी है वही नागरिक है। आगे हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हमें यह लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आज की व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं है, क्योंकि जिस लोकतंत्र में आज हम जी रहे हैं वहां ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। अरस्तु के इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, यहाँ तक कि प्लेटो से भी ये एग्री नहीं करता। प्लेटो ने भी कहा है कि अरस्तु का सिद्धांत कई मायनों में अव्यवहारिक है अगर हम इस पूरे सिद्धांत को पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या नागरिकता से वंचित है। मूल रूप से हम इस कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। पहली आलोचना तो ये कि नागरिकता की जो परिभाषा उसने दी है, उसने कहा है कि केवल स्वतंत्र जन ही नागरिक होगा। ये नागरिकता की संकुचित परिभाषा है। आज के हम समाजों की बात करें, खास करके अगर आज की हम लोकतांत्रिक दुनिया की बात करें, तो वहां वे तमाम व्यक्ति नागरिक माने जाते हैं जो एक देश में निवास करते हैं और जिनकी आयु जो है 18 वर्ष पूरी हो चुकी है। तो यहाँ इस परिभाषा के अंदर तो केवल आयु प्राप्त करने से आप नागरिक बन जाएंगे, या आप स्त्री होने से नागरिक बन जाएंगे, या आप मजदूर होने से नागरिक बन जाएंगे, ये संकल्पना यहाँ समाप्त हो जाती है। इसलिए आलोचक कहते हैं कि अरस्तु ने जो नागरिकता की परिभाषा दी है वो आज लागू नहीं हो सकती, यानी ये संपूर्ण परिभाषा जो है संकुचित परिभाषा है, आज के लोकतंत्र में लागू नहीं हो सकती। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट आधुनिक प्रजातंत्रों पर भी लागू नहीं है, क्योंकि आधुनिक प्रजातंत्र तो ये कहते हैं कि जो एक देश में निवास करते हैं, एक भूभाग में निवास करते हैं, वे संपूर्ण जनसंख्या जो है वो नागरिकता की कैटेगरी में है। लेकिन यहाँ पर तो केवल स्वतंत्र जन ही नागरिकता की कैटेगरी में है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आज हम लागू करेंगे तो लोकतंत्र का जो बुनियादी ढांचा है, लोकतांत्रिक समानता है, स्वतंत्रता है, वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट कितना ही अरस्तु के अनुसार व्यवहारिक हो, जिस प्रकार अरस्तु उसका दावा करता है, परंतु आधुनिक प्रजातंत्रों पर यह लागू नहीं हो सकता, क्योंकि आधुनिक प्रजातंत्र इस प्रकार की किसी संकल्पना को नहीं मानता। अगला वो कहते हैं श्रमिकों को राज्य अधिकारों से वंचित करना। अरस्तु खुले रूप में कहता है कि दास या जिसकी भौतिक आवश्यकता है वो नागरिक नहीं होगा। तो यहाँ पर वो श्रमिकों को भी राज्य अधिकारों से वंचित करता है। उसके अनुसार जो श्रमिक हैं, जो मजदूर है, जो किसान है, वो भी नागरिक नहीं है। तो एक प्रकार से समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि अगर पूरी सोसाइटी का अध्ययन करें तो हो सकता है उसमें 15 से 20% जो है वो लेबर क्लास को समाज की। तो अरस्तु के इस कॉन्सेप्ट को अगर आज हम लागू कर भी देंगे तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो नागरिकता से वंचित हो जाएगा, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं है। अगला वो कहते हैं कि बहुसंख्यक वर्ग नागरिक होगा। आप देखिए कि समाज में स्वतंत्र जन यानी परिसंपत्ति का मालिक, अगर आज के समाज की बात करें तो 2% लोग होते हैं, और 98% लोग जो है वो गरीबी की रेखा के आगे जीवन जीते हैं या उसके नीचे जीवन जीते हैं, जो संपत्तियों के मालिक नहीं है। तो एक प्रकार से ये कॉन्सेप्ट अगर हम लागू कर देंगे आज, तो बहुसंख्यक समाज का 98% वर्ग जो है नागरिकता से वंचित हो जाएगा, केवल 2% लोग ही नागरिक रहेंगे। एक प्रकार से ये पूरा सिद्धांत अभिजात तंत्र की स्थापना करता है, एरिस्टोक्रेसी की स्थापना करता है, क्योंकि इसमें आम नागरिकों को अधिकार है ही। अगला, अनेकों वर्गों व गुटों का उदय। मान लीजिए अगर इस कॉन्सेप्ट को आज हम लागू कर दें तो समाज में मजदूरों का अलग गुट होगा, किसानों का अलग गुट होगा, महिलाओं का अलग गुट होगा, विधि निर्माताओं का अलग गुट होगा, जो और भी समाज में छोटे काम करते हैं उसका अलग गुट होगा। तो एक प्रकार से जिस सागरी एकता के लिए सिद्धांत उसने इंप्लीमेंट किया, वो सागरी एकता भंग हो जाएगी, क्योंकि समाज को जब ये लगेगा कि हम नागरिक ही नहीं है तो समाज बहुत सारे गुटों में विभक्त हो जाएगा, बहुत सारे वर्गों में विभक्त हो जाएगा, और कुल मिलाकर जो सागरी एकता है, राज्य की एकता है, वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। अगला, धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण है। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलिगेसी वाला है, केवल पैसे वाला व्यक्ति ही नागरिक होगा, गरीब आदमी नागरिक नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट में मूल रूप से अरस्तु जो है वो ऑलिगेसी को स्थापित कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं आपकी एक गुट तंत्र को समाज में स्थापित कर रहे हैं कि चूंकि आप पैसे वाले इसलिए आप नागरिक होंगे, बाकी लोग नागरिक नहीं होंगे। तो समाज की जो मूलभूत एकता है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। अगला, स्त्रियों को नागरिकता से वंचित करना। मूल रूप से पुरुषों के बराबर आधी आबादी स्त्रियों की होती है। अगर वो कहता है कि स्त्री नागरिक नहीं होगी क्योंकि वो किसी की संपत्ति है, तो आधी आबादी को नागरिकता से वंचित करना कहां पर व्यवहारिक है। जबकि अगर हम जैविक दृष्टिकोण से अध्ययन करें तो केवल नर और नारी वही प्रजातियां किसी राज्य में निवास करती हैं, और उसमें आप आधी प्रजाति को जो है वो नागरिकता से वंचित कर देंगे। तो आलोचक कहते हैं कि स्त्रियों को नागरिकता से वंचित करना एक प्रकार से जो इक्वलिटी की हम बात करते हैं लोकतांत्रिक प्रणालियों या लोकतांत्रिक मूल्यों में, वो समाप्त हो जाएगी। अगला,
अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों पर बल। इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने पर हम एक बात हमारे सामने आती है कि अरस्तु जहां अधिकारों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वहां केवल किसकी बात कर रहे हैं? कर्तव्यों की। जो नागरिक है उनके लिए बाकी वर्गों को काम करना है, नागरिक व्यक्ति जो होगा उसकी भी ये ड्यूटीज होगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अधिकारों की कहीं पर कोई प्रबंध कर ही नहीं रहा है, जबकि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक साथ मिलते हैं। आप किसी को राइट्स देंगे तब आप उससे कर्तव्यों की आशा कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ग को तो आप अधिकार दे नहीं रहे, केवल उसकी ड्यूटी की अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आपके लिए काम करेगा, आपके लिए क्या कहते हैं खेती करेगा, मजदूरी करेगा, स्त्री जो है वो आपके लिए काम करेगी। तो पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है नागरिकता का, ये केवल कर्तव्यों पर जोर देने वाला है, इसमें अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं है। अगला है अवकाश और नागरिकता का संबंध अव्यवहारिक है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसके पास अवकाश है, जिसकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी है, वही नागरिक होगा। अब आप ये बताइए कि दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको अवकाश की आवश्यकता नहीं? क्या दास को अवकाश की आवश्यकता नहीं है? क्या स्त्री को अवकाश की आवश्यकता नहीं है? और इस प्रकार अवकाश के आधार पर किसी को आप नागरिकता देंगे, ये सिद्धांत कहां तक व्यवहारिक होगा? तो मूल रूप से अगर हम इस सिद्धांत को बात करें तो जिस प्रकार का दावा अरस्तु ने कहा कि वो एक वैज्ञानिक है, मूल रूप से वो वैज्ञानिक नहीं है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट आज की प्रणालियों पर लागू नहीं हो सकता। धन्यवाद।